कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाता किसानों को लिखी चिट्ठी, कहा एमएसपी नहीं होगी खत्म, सरकार लिखित आश्वासन को तैयार। साथ ही कहा किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए हर बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए बाधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किसानों से संवाद, कहा नए कृषि बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान, विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कल भारत का 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। यह उपग्रह आपदा प्रबंधन और इंटरनेट कनेक्टिविटी में करेगा मदद। नमस्कार, मैं हूं पूजा श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाताओं के एक चिट्ठी के जरिए आश्वासन दिया है। कृषि मंत्री ने कहा है कि कृषि कानून उनके हित में है। चिट्ठी में उन्होंने कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता जाहिर की। बड़ी बात यह है कि सरकार एमएसपी के बारे में लिखित आश्वासन देने को तैयार है। इसी के साथ साथ कृषि मंत्री ने कहा कि एपीएमसी के बाहर निजी बाजारों पर राज्यों को कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है। अन्य जो आश्वासन अन्नदाताओं को दिए गए हैं उसमें है किसी भी प्रकार के विवाद के समाधान के लिए किसानों के पास अदालत में जाने का विकल्प भी होगा। साथ ही कृषि मंत्री ने अन्नदाताओं से कहा कि राज्यों को कृषि समझौते पंजीकृत करने का अधिकार होगा। कोई भी किसानों की जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कानून किसानों की भूमि के किसी भी तरह के ट्रांसफर, बिक्री या फिर गिरवी रखने की अनुमति नहीं देता है। किसानों को लिखे गए खुले खत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया। उन्होंने किसानों से कहा है कि वह इसे जरूर पढ़ें। कृषि मंत्री जी ने किसान भाई बहनों को पत्र लिखकर अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, एक विनम्र संवाद करने का प्रयास किया। सभी अन्नदाताओं से मेरा आग्रह है कि वह इसे जरूर पढ़ें। देशवासियों से भी आग्रह है कि वह इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। दिल्ली की सीमा पर किसानों का आंदोलन जारी है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में किसानों के इस प्रदर्शन के खिलाफ जो याचिका दाखिल की गई थी उस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तो ये साफ किया कि किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन उनके प्रदर्शन से किसी और की जिंदगी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। साथ ही अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सिर्फ प्रदर्शन से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, सरकार से संवाद होते रहना चाहिए। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से भी किसानों तक सही तथ्य पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं। दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ किया कि कोर्ट ने कानून के खिलाफ प्रदर्शन के अधिकार को मान्यता दी है। उस अधिकार में कटौती का कोई सवाल नहीं, बशर्ते वो किसी और की जिंदगी को प्रभावित न कर रहा हो। मुख्य न्यायाधीश ने कहा किसानों को प्रदर्शन का अधिकार है, उसमें कोई कटौती नहीं, लेकिन खाली प्रदर्शन से भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। सरकार से संवाद होता रहना चाहिए, भले ही उसके शुरुआती नतीजे नहीं निकलेंगे। इसलिए हम किसान संगठनों और सरकार के नुमाइंदों वाली कमेटी के गठन पर विचार कर रहे हैं। कमेटी दोनों पक्षों से बातचीत करेगी। जब तक वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचती है तब तक प्रदर्शन चल सकता है, बशर्ते इससे किसी भी तरह के जान माल का नुकसान न हो। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा अगर किसान यूनियन वार्ता का बहिष्कार कर रही है तो फिर कमेटी के गठन से कोई मकसद हल नहीं होगा। किसान संगठनों को कमेटी से कानून के हर पहलू पर बात करनी होगी। वो सिर्फ इस बात पर अड़े हैं कि कानून वापस लिया जाए। उनकी जिद की वजह से बातचीत नहीं हो पा रही है। सड़क बंद रखने से आवागमन बाधित हो रहा है। ऐसा युद्ध की स्थिति में होता है कि किसी शहर को आने वाली सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए। बिना मास्क के धरने पर बैठी ये भीड़ कोविड संक्रमण का खतरा बन सकती है। उधर केंद्र सरकार के तमाम मंत्री किसानों तक सरकार की बात पहुंचाने में लगे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने डीडी न्यूज के कार्यक्रम किसान पंचायत के जरिए मेरठ के किसानों से बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि एमएसपी जारी रहेगी। उन्होंने बातचीत के जरिए मामले का हल होने की उम्मीद जताई। मैंने लोकसभा और राज्यसभा के फ्लोर पर देश भर के किसानों को आश्वस्त किया था कि एमएसपी जारी थी, एमएसपी जारी है
और आने वाले कल में भी एमएसपी जारी रहेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बल देकर पूरे देश को आश्वस्त किया कि एमएसपी जारी रहेगी, इसमें किसी को कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के और कृषि के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी वो प्रतिबद्ध बनी रहेगी। इसका विश्वास सभी किसान भाइयों को होना चाहिए। फिर भी किसी किसान को अगर ये लगता है तो ये आंदोलनकारी किसानों से बात करते हुए हम लोगों ने कहा है कि अगर कोई किसान न्यायालय का रास्ता चुनना चाहता है तो हम उस रास्ते पर भी विचार करने को तैयार हैं। बीजेपी की राज्य सरकारें भी किसानों से संवाद कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शुक्रवार को 1600 करोड़ रुपए की राहत राशि 35 लाख किसानों के खातों में देंगे। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने भी गुरुवार को किसानों से संवाद किया। प्रधानमंत्री जी ने तो किसान को स्वतंत्र कर दिया कि मंडी में चाहो तो मंडी में बेचो, मंडी चालू रहेगी, मंडी के बाहर बेचना मंडी के बाहर बेचो, फूड प्रोसेसर को बेचो, किसी एक्सपोर्टर को बेच दो, कोई अगर वेयर हाउस पे खरीदता तो उसको बेच दो लाइसेंस लेके। क्या दिक्कत है? जहाँ किसान को सही दाम मिलेगा वो खेत पे बेचेगा, वो खलिहान में बेचेगा, वो घर पे बेचेगा, वो मंडी में बेचेगा, किसी को आपत्ति क्या? यही तो लोगों को बुरा लग रहा है। जो लोग आज गुमराह कर रहे हैं उन लोगों को यही बुरा लग रहा है कि वास्तव में किसानों के लिए नई नई चीजें क्यों, लेकिन विपक्ष है कि जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो एक झूठ को बार बार झूठ बोल करके गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में लिए गए फैसलों पर अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार नामक एक लघु पुस्तिका जारी की है। इस लघु पुस्तिका को अभी हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में प्रकाशित किया गया है। देश के सभी हिस्सों में इस पुस्तिका का वितरण किसानों के बीच किया जाएगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि किसानों के प्रश्नों पर सरकार ने अपने नजरिए को रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बुकलेट को लेकर लोगों में अच्छा उत्साह है। नीम कोटिंग यूरिया से लेकर फसल बीमा योजना से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर एमएसपी में जो कॉस्ट प्लस 50% का ऐतिहासिक फैसला किया, ये सब निर्णय उसमें है और मुझे विश्वास है ये अभी लोग बहुत ये सरकारी किताब अच्छी उसको लोग मांग रहे हैं और हम भी सब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। उधर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान संगठन अब भी कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि वो किसानों की मांगों पर बात करने को तैयार है और कानून में जरूरी बदलाव भी करने का प्रस्ताव दे चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान संवाद रैली में शिरकत की। रैली में उन्होंने किसानों को कृषि बिल के फायदे गिनाए। उन्होंने कहा कि ये बिल किसी को भी किसानों की जमीन पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देगा। बिल को लेकर किसानों को वही लोग गुमराह कर रहे हैं जो नहीं चाहते थे कि देश में राम मंदिर बने या लोगों को राम मंदिर के नाम पर लड़ाने का काम करते थे। उन्होंने कहा कि हम मंडी व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे बल्कि मंडियों को तकनीक से जोड़ रहे हैं। प्रदेश में अभी तक 100 मंडियों को हाईटेक किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जल्द ही बायोफ्यूल की यूनिट लगने जा रही है, जिससे किसानों को पराली का भी उचित मूल्य मिलेगा। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने बार बार कहा है कि कृषि संबंधी सुधार के लिए जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं यह किसानों की जमीनों को किसी को भी कब्जा करने की छूट नहीं देती है। मंडी समाप्त करने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं, मंडी तो ये चलेंगे ही, लेकिन एक निजी क्षेत्र में मंडी एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है, जिससे किसानों को ज्यादा दाम मिल सके। किसान अपनी उपज को मंडी के अलावा अगर कहीं बाहर बेचना चाहेगा उस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह गारंटी देने की एक व्यवस्था इसमें की जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह करने का प्रयास यह विपक्ष और कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें
और किसानों की प्रगति और किसानों की खुशहाली अच्छी नहीं लग रही है, वे लगातार गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल भारत का 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। यह उपग्रह आपदा प्रबंधन और इंटरनेट कनेक्टिविटी में मदद करेगा। कोविड-19 महामारी के दौरान इसरो की ओर से किया गया दूसरा प्रक्षेपण है। संचार उपग्रह स्टैंडर्ड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि और इसके साथ साथ अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह भी होंगे। इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन साल दर साल नए नए इतिहास रच रहा है। गुरुवार को एक और बड़ी छलांग लगाते हुए टीवी चैनलों की पिक्चर गुणवत्ता सुधारने, सरकार को टेली एजुकेशन, टेलीमेडिसिन को आगे बढ़ाने और आपदा प्रबंधन के दौरान मदद करने वाले कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-1 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। उपग्रह को दोपहर 3:41 पर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पैड से रवाना किया गया। प्रक्षेपण के 20 मिनट बाद उपग्रह पूर्व निर्मित भू समकालिक कक्षा में स्थानांतरित हो गया। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि उपग्रह बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है और अगले 4 दिनों में अपने निर्धारित स्लॉट पर पहुंच जाएगा। The satellite is functioning very well and another 4 days from now the satellite will be placed in the specified slot in geosynchronous orbit, and subsequently the satellite is going to function as the continuation of the GSAT-12 launched 11 years back. I am sure that this satellite will be doing all the functions as planned. CMS-1, जिसका पूरा नाम GSAT-12R है, इसरो का 42वां कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवा उपलब्ध कराएगा, जिसके दायरे में भारत की मुख्य भूमि, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह होंगे। CMS-1 सैटेलाइट से दूरसंचार सेवाओं में खास तौर पर सुधार होगा। ये सैटेलाइट 2011 में लॉन्च GSAT-2 टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की जगह लेगा। Chandrayaan 3 flagship program like Aditya L1 and Gaganyaan, it is activities, it is going on, and we have to have the missions at the earliest, and along with that we have that our much awaited GSLV mission and SSLV mission, like the series of missions are on hand. इसरो जिस जोश और बेहद उन्नत तकनीक के साथ एक के बाद एक सफल अभियानों को अंजाम दे रहा है, उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। इसरो के बुलंद हौसलों और उसके अभियानों की बड़ी सफलता दर की वजह से ही कई देश अब अपने उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच कल वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से भारत और बांग्लादेश के बीच चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया गया है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत और बांग्लादेश के बीच 7 समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश को भारत की पड़ोसी पहले नीति का एक प्रमुख स्तंभ बताया। ये तस्वीरें भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को मिली नई रफ्तार की है। ये तस्वीरें दोनों देशों की बढ़ती साझेदारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वर्चुअल शिखर सम्मेलन के दौरान हल्दीबाड़ी चिलाहाटी रेल लिंक का उद्घाटन किया, जिससे 55 सालों बाद एक बार फिर दोनों देशों के बीच इस लाइन पर यातायात शुरू हो पाएगा। इस मौके पर बांग्लादेश को पड़ोसी पहले की नीति का एक प्रमुख स्तंभ बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बांग्लादेश हमारी नेबरहुड फर्स्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ है। बांग्लादेश के साथ संबंधों में मजबूती और गहराई लाना मेरे लिए पहले दिन से ही विशेष प्राथमिकता रही है। लैंड बॉर्डर ट्रेड में बाधाओं को हमने कम किया, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार किया, नए साधनों को जोड़ा। यह सब हमारे संबंधों को और अधिक मजबूत करने के हमारे इरादों को दर्शाता है। भारत बांग्लादेश शिखर सम्मेलन में संबंधों के सभी पहलुओं को लेकर दोनों देशों ने विस्तार से चर्चा की तो 7 समझौतों और दस्तावेजों पर भी हस्ताक्षर हुए। इसमें
कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने, हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग, सामुदायिक विकास परियोजना के लिए भारत की मदद, सीमावर्ती इलाकों में हाथियों के संरक्षण, कचरा प्रबंधन में मदद, सीईओ फोरम के विचारार्थ विषय और बंगबंधु मेमोरियल संग्रहालय ढाका और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के बीच सहयोग बढ़ाने से जुड़े समझौते शामिल हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ साझेदारी बढ़ाने का आश्वासन देते हुए भरोसा भी दिलाया कि कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत बांग्लादेश की आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। चाहे वो दवाइयां या मेडिकल इक्विपमेंट हो या फिर हेल्थ प्रोफेशनल के साथ काम करना हो, वैक्सीन के क्षेत्र में भी हमारे बीच अच्छा सहयोग चल रहा है। इस सिलसिले में हम आपकी आवश्यकताओं का भी विशेष ध्यान रखेंगे। सम्मेलन के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। साथ ही दोनों नेताओं ने महात्मा गांधी और बंगबंधु को लेकर एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया, जो भारत और बांग्लादेश के कई शहरों के अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी प्रदर्शित की जाएगी। यह मेरे लिए गर्व की बात है कि आज आपके साथ बंगबंधु के सम्मान में एक डाक टिकट का विमोचन और बापू और बंगबंधु के ऊपर एक डिजिटल प्रदर्शनी का उद्घाटन करने का मौका मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि बापू और बंगबंधु की प्रदर्शनी हमारे युवाओं को प्रेरणा देगी। इसमें एक विशेष सेक्शन कस्तूरबा गांधी जी और पूजनीय बोंगो माता जी को भी डेडिकेट किया गया है। भारत को बांग्लादेश का सच्चा दोस्त बताते हुए शेख हसीना ने भारत में कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में पीएम मोदी के द्वारा किए गए सशक्त नेतृत्व की जमकर तारीफ की। जिस तरह से आपने दुनिया के सबसे ज्यादा प्रभावित और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में कोविड-19 पर नियंत्रण किया, उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। स्वास्थ्य सेवाओं के पैकेज के अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत आर्थिक प्रोत्साहन के कदम भी सराहनीय हैं। हमें विश्वास है कि भारत आपकी नीतियों के माध्यम से वैश्विक अर्थव्यवस्था में भी और भी ज्यादा अहम भूमिका अदा करेगा। सम्मेलन के दौरान दोनों देशों ने आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। साथ ही बांग्लादेश ने भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच चल रहे ट्राइलैटरल हाईवे प्रोजेक्ट से जुड़ने की भी अपनी रुचि दिखाई। दिल्ली से सुधाकर दास के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक से वॉकआउट करने पर उनकी कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी खुद पहले तो इन बैठकों से अनुपस्थित रहते हैं और उसके बाद सवाल करते हैं और संवैधानिक संस्थानों का अपमान करते हैं। राहुल गांधी कल रक्षा विषयक स्थायी समिति के बैठक से वॉकआउट कर गए। उनका कहना था कि महत्वपूर्ण विषयों के बदले छोटे छोटे विषय क्यों लिए जा रहे हैं। ये पहले अनुपस्थित रहेंगे, अपना जो एजेंडा चाहते हैं वो बताएंगे नहीं, और फिर अचानक 14 में से 2 ही बैठकों में आएंगे और बैठकों में आकर फिर ये कहेंगे कि महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा नहीं हो रही है। ये सांसदीय प्रणाली को और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। ये संवैधानिक संस्थाओं के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है उसका ये परिचायक है, और जब पहले ऑर्डिनेंस फाड़ा था वो भी इसी का उदाहरण एक है। और इसलिए हम इस रवैये की भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी को संवैधानिक संस्थाओं का आदर करने सीखना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र में उनकी भूमिका और नगण्य होती जाएगी।
कोरोना और सामान्य टीकाकरण के नियमों में खासा फर्क होगा। प्रत्येक वैक्सीन सेंटर पर 3 कमरे आरक्षित होंगे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक टीकाकरण में करीब 55 मिनट लगने का अनुमान है। पहले कमरे में वैक्सीन लगवाने वाले का बुखार, ब्लड प्रेशर व स्वास्थ्य संबंधित जानकारी ली जाएगी। दूसरे कमरे में टीका लगाया जाएगा। टीके के बाद तीसरे कमरे में भेजा जाएगा, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ जांच व निगरानी करेंगे। इस बीच राजधानी लखनऊ में 235 नए संक्रमित मरीजों का पता चला है। कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग रिएक्शन से बचाव तक के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। राजधानी में कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रशिक्षण शुरू किया गया है। राजधानी 10 बड़े अस्पतालों के लोगों को प्रशिक्षण देगा। धर्मनगरी चित्रकूट को धार्मिक व पर्यटन हब के साथ ही चिकित्सा का भी बड़ा हब बनाएगी। ये बात भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने गुरुवार को भगवान कामतानाथ के द्वार पर मत्था टेकने के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में कही। इस मौके पर श्री चौबे ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बसा चित्रकूट पर्यटन का हब है। यहाँ चिकित्सा का बड़ा प्रकल्प स्थापित कर इसे स्वास्थ्य का भी बड़ा केंद्र बनाया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज और MBBS की सीटें बढ़ा दी गई हैं। इससे देश में डॉक्टरों की कमी को खत्म किया जा सकेगा। वहीं उन्होंने वैक्सीन के बारे में कहा कि वैक्सीन के वितरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि इसके लिए कोविड डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से वैक्सीन की प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इसमें रजिस्ट्रेशन व वैक्सीन की तिथि दर्ज होगी और जिन लोगों को पहले डोज दी जानी है उनका डाटा भी अपलोड रहेगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने के लिए 60 करोड़ डोज तैयार है। यहाँ चिकित्सा का आज भी ये एक बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। एक हम कह सकते हैं तीर्थाटन का एक हब है। तो ये क्षेत्र पूरी तरह से कैसे टूरिस्ट और तीर्थाटन हब के साथ साथ एक बड़ा क्षेत्र ये विकसित हो रहा है। और मैंने जैसा कहा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, और ये उत्तर प्रदेश की सरकार विशेष करके इस क्षेत्र में संकल्पित है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ स्वास्थ्य का भी एक बड़ा हब होना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो वैक्सीन के बारे में देश भर में हम अपने यात्रा, प्रधानमंत्री का जो वैक्सीन का यात्रा शुरू हुआ, जिसमें हमारे देश में जहाँ 10 से भी ज़्यादा संस्थाएं बना रही है, उसमें 4 लोग जिनका अंतिम ट्रायल चल रहा है, दूसरा या तीसरा, और उस ट्रायल में अब लगभग चंद महीनों में हम उसको देने में समर्थ होंगे। देश में लगभग 30 करोड़, पहला जो है 30 करोड़ लोगों को देने के लिए 60 करोड़ डोज ये हमारे भारत सरकार के द्वारा खरीदी जा रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भारत सरकार अश्विनी कुमार चौबे ने प्रयागराज के सर्किट हाउस के सभागार में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोविड-19 टीकाकरण का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। हमारी सरकार वैक्सीन को लेकर एक वृहद कार्य योजना बनाई है, जिसमें पहले चरण में 30 करोड़ लोगों को 60 करोड़ टीके लगाए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के साथ आवश्यक बैठक कर ली है और कुछ ही महीनों के अंदर टीकाकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह कार्य बूथ स्तर तक किया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना टीके के ना रह सके। वैक्सीन के लिए जो एक कोल्ड चैनल बनना चाहिए, उसकी तैयारी कर लिया। सभी राज्यों से वो व्यवस्था बन करके आ रही है और देश भर में लगभग 29,000 कोल्ड चेन है हमारे, उस पर उसके लिए भी तैयार हो रही है। साथ साथ हमारी जो व्यवस्था है, हम 30 करोड़ लोगों के लिए पहली बार 60 करोड़ डोज कंपनियों से खरीद रहे हैं। 4 कंपनी इसमें आगे हैं, उन्होंने आवेदन दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बेहतर योजना बनाई है और हमारे श्री जोगी जी की सरकार ने हर प्रकार से सारी चीज़ें, पहले भी कोविड में अच्छे काम किए और आज भी वो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए चिंतित हैं।
प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रयागराज के सिरसा नवीन मंडी मेजा रोड में कृषि विभाग के VGRI योजना के अंतर्गत निर्मित 1000 मीट्रिक टन क्षमता के अंतर्गत निर्मित बीज गोदाम का लोकार्पण किया। उसके बाद किसान गोष्ठी में किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत डिजिटल पेमेंट के कारण कृषकों का शोषण समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि कृषि यंत्रों एवं अन्य समस्त कृषि निवेशों पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुदान दिया जा रहा है, जिससे कृषकों को बिना किसी पक्षपात के सीधे लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री शाही ने केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 नए कृषि कानूनों के संबंध में कृषकों को जानकारी दी और उन्होंने सरकार की मंशा से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कृषकों को मंडी के 46 जिन्सों को मंडी शुल्क से मुक्त किया गया तथा किसानों को मंडी के अतिरिक्त अन्य बाजारों का विकल्प उपलब्ध कराकर उचित मूल्य दिलाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जनपद में कुल 5,71,000 कृषकों को कुल 574 करोड़ रुपए RTGS के माध्यम से एवं कृषि ऋण मोचन योजना के तहत 58,368 कृषकों को 267 करोड़ रुपए ऑनलाइन माध्यम से प्रदान किया गया। अन्य अधिकारियों के अलावा कृषकगण उपस्थित रहे। जिनके नाम से अपने नाम से जमीन है, भले ही 3 डिसमिल जमीन हो, 5 डिसमिल जमीन हो, 50 डिसमिल जमीन हो, 5 एकड़ जमीन हो, हर किसान को और साथ साथ में यदि उसका साख खातेदार है तो उसके भी खाते में पैसा जाता है। ये कभी हुआ था 70 साल में? नीलम जी कभी आपने देखा था इसको? आपकी भी तो उम्र 35-40 साल के करीब होगी, ज्यादा है, तो कभी हुआ था? तो जो हुआ उसको हम पहचानना नहीं चाहते। आज आपकी इस प्रयागराज जनपद के भीतर मैंने देखा 5,71,095 किसानों को खातों में। जनपद बलरामपुर में सरकारी धान क्रय केंद्रों पर तेजी से किसानों को लाभ मिल रहा है। जिले में धान क्रय के 29 केंद्र बनाए गए हैं जिन पर लगातार खरीद की जा रही है। जिले में धान खरीद का लक्ष्य लगभग 90% पहुंच गया है। जिले में 15 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद 12,000 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 10,628 मीट्रिक टन से अधिक खरीद अब तक हो चुकी है। 72 घंटे में किसानों के खाते में भुगतान भेजा जा रहा है। केंद्र पर धान लाने वाले किसानों ने बताया कि बाहर प्राइवेट खरीद पर जहां 1,000 से 1,200 रुपए कुंतल धान बिक रहा है, वहां सरकारी केंद्र पर 1,868 रुपए का लाभकारी मूल्य सरकार द्वारा दिया जा रहा है। धान केंद्र पर आए किसानों ने कहा कि पूरी पारदर्शिता के साथ खरीद की जा रही है। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी नरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि खरीद एवं भुगतान में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है जिससे किसानों को कोई दिक्कत ना हो। जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा कि जिले में लगभग लक्ष्य का 90% धान खरीदा जा चुका है। जो छोटी मोटी दिक्कतें आ रही हैं उसे दूर कर किसानों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हाँ, मेरा नाम नान बाबू है। मैं ग्राम सिरसा का रहने वाला हूँ। मेरा धान सही तौल हो रहा है। 1868 रुपया हमको मिल रहा है और मंडी में वो अगर अलग बेचते तो 1,900 रुपया मिलता। यहाँ का व्यवस्था सही है। यहाँ सरकार पे बढ़िया। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं का असर मैदानी इलाकों में पड़ना शुरू हो गया है। राजधानी लखनऊ में पारा तेजी से गिरा है, गलन बढ़ गई है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से कम यानी 7.8 जो कि सामान्य से 1 डिग्री कम है। लोगों को ज्यादा गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ा है। दिन में तेज धूप के बावजूद लोगों को ठंड से राहत नहीं मिली। अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री तक पहुंच गया जो कि सामान्य से 4 डिग्री कम है। मौसम विभाग के विशेषज्ञ के मुताबिक इसमें अभी और गिरावट आएगी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी इसका असर दिखाई देगा। अगले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम तक हो सकता है। गुरुवार को तेज हवाओं के बावजूद अधिकतम तापमान 23 डिग्री से कम होकर 20.6 डिग्री तक पहुंच गया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अन्नदाता किसानों को लिखी चिट्ठी का MSP नहीं होगी खत्म, सरकार लिखित आश्वासन को तैयार। साथ ही कहा किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए हर बातचीत को तैयार।
किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसानों को लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार, लेकिन इस प्रदर्शन से आम आदमी को नहीं पहुंचनी चाहिए बाधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया किसानों से संवाद, कहा नए कृषि बिल से किसानों को नहीं होगा कोई नुकसान, विपक्ष भड़का रहा है किसानों को। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कल भारत का 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक किया प्रक्षेपित। यह उपग्रह आपदा प्रबंधन और इंटरनेट कनेक्टिविटी में करेगा मदद। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।